की बात है। किशन आज अपना घर छोड़कर दरबार का हिस्सा बनने निकला था, पर उसका सफर अभी कुछ वर्ष लंबा था। अभी वो एक स्वामी जी के पास मिलने जा रहा था, जिनके राजा से अच्छे संबंध हैं। तभी रास्ते में उसे एक भिक्षुक मिला, जो बड़ी ही परेशानी में दिख रहा था। अरे बाबा जी, क्या दिक्कत है? बेटा, पता नहीं, बस अचानक मुझे चक्कर आने लगे और खाना और पानी नहीं मिलने की वजह से परेशानी और बढ़ गई है। तुम कुछ मदद कर दो बेटा, कुछ धन हो तो दे दो। बाबा, पैसे तो नहीं है, पर आपकी समस्या का हल मैं जरूर कर दूंगा। वो कैसे बेटा? देखते जाइए, यही इंतजार कीजिएगा, मैं बस कुछ ही देर में आया। ठीक है बेटा, मैं यही इंतजार करूंगा। किशन पास के ही एक जंगल में गया। कुछ देर बीत गए और किशन जंगल से बाहर आया, जड़ी बूटियां लेकर। ये क्या है बेटा? ये औषधि है बाबा, मैंने कई वर्षों तक विद्या ली है और वहीं से ये सीखी है। इसके सेवन के बाद अब आपको चक्कर नहीं आएंगे। वाह भैया, क्या बात है, तो तुम ही हो। मतलब ये कि एक युवक जिसका भविष्य बड़ी ही रुचि से भरा है, मैं आज उससे मिल पाया। आप कौन हैं प्रभु, और मेरे विषय में कैसे जानते हैं? चाहे वैरागी कहो चाहे राहगीर, क्योंकि बात मेरे विषय में नहीं है, बात तुम्हारे विषय की है। मैं बहुत प्रसन्न हूँ। बुद्धि और सूझबूझ से तुम्हारे हाथों में कुछ नहीं था, फिर भी तुमने तुरंत सारी व्यवस्था कर दी। ये तुम्हारी कौशल का प्रतीक है। आपके प्रोत्साहन भरे शब्दों के लिए धन्यवाद। तभी वो भिक्षुक अपने दोनों हाथों में दही से भरे बर्तन प्रकट करता है। ये क्या है बाबा? मेरे बाएं हाथ में जो दही है, अगर उसे खाओगे तो धन में वृद्धि होगी, और यदि दाएं हाथ की दही खाओगे तो ज्ञान में वृद्धि होगी। अच्छा, पर धन बड़ा है या ज्ञान? दोनों की अपनी अपनी उपमा है। कुछ जगहों पर धन बड़ा तो कहीं ज्ञान। अच्छा, पर चक्कर बताऊं कि कौन सा सही रहेगा? चख लो। किशन ने दोनों ही बर्तन की दही सफा चट कर दी। ये तुम्हें दोनों बर्तन की दही पीने को किसने कहा? एक ही पीनी है, ये भी तो किसी ने नहीं कहा बाबा जी। और वैसे भी आपने ये दोनों दही के बर्तन बराबरी में रखे थे, तो मैं कैसे जान पाता कि इनमें से उत्तम कौन सा है? बड़े ही चंचल हो बेटा। ये चंचलता तुम्हारी बुद्धि से ज्यादा प्रसिद्ध होगी। तुम्हारी बुद्धि ही तुम्हारा सबसे बड़ा धन है। जाओ, मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ रहेगा। प्रणाम बाबा। ये कहकर किशन आगे अपने सफर पर बढ़ गया। कुछ दिन का सफर तय करने के बाद किशन स्वामी जी के घर पहुंचा। किशन स्वामी जी के कमरे में बैठ उनसे बातें कर रहा था। स्वामी जी, मुझे राजा रामकृप के दरबार का हिस्सा बनना है। मैंने सुना है कि वो बहुत ही बुद्धिमान और दयावान राजा हैं। हाँ किशन, वो राजा तो बहुत ही अच्छे हैं। राजा के हर एक गुण हैं उनके अंदर। पर तुम उनके यहाँ जाकर क्या करना चाहते हो? कुछ करना नहीं है स्वामी जी, बस वहाँ जिंदगी रोचक होगी ऐसा प्रतीत होता है, और लिखने का भी बहुत शौक है। किशन ने झोली से एक किताब निकालकर स्वामी जी को दे दी। कुछ देर पढ़ने के बाद स्वामी जी ने कहा, किशन, ये किताब सच में तुमने लिखी है? जी बिल्कुल। ये किताब तो बहुत ही उत्तम दर्जे की है। तुम बहुत ही बुद्धिमान हो, यदि सच में तुमने ही ये किताब लिखी है। ये तो सब ईश्वर की कृपा है स्वामी जी। आप ये बताइए कि मैं राजा रामकृप से कब मिल सकता हूँ? सब्र रखो पुत्र, पहले मैं वहां जाता हूँ, फिर मैं मौका देखकर किसी और को वहां से भेजकर तुम्हें वहां पर बुलवा लूंगा। जैसा आप कहें स्वामी जी, तब तक मैं आपके मकान में कुछ दिन काम में हाथ बटा दूंगा। अच्छा, अब मैं यहाँ से निकलता हूँ। किशन स्वामी जी को बहुत ही ज्यादा मानता था, पर उसे नहीं पता था कि स्वामी जी खुद उसकी किताब का हिस्सा बनने जा रहे हैं। कई दिन बीत गए,
पर स्वामी जी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। किशन ने सोचा कि अब उसे चलना चाहिए और किशन राजा रामकृप से मिलने निकल पड़ा। स्वामी जी काम में बहुत ही व्यस्त हो गए होंगे, इसीलिए मुझ तक किसी को भेज नहीं पाए। वहाँ भेंट होने पर उनसे पूछ लूंगा। किशन राज्य महल के द्वार पर पहुँचा और एक राज्यपाल ने उससे पूछताछ करने के लिए उसे रोका। क्यों भैया, किस काम से आए हो? किसी काम से तो नहीं, बस अपनी कुछ किताबें दिखाने आया हूँ और अपने राजा से मिलने के लिए कारण की तो जरूरत नहीं है ना। बहुत ही बुद्धिमान लगते हो। तुम्हारी किताबें भी अच्छी ही होंगी। तुम्हें अंदर भेजा जाएगा, पर एक शर्त पर। और वो क्या है? जो भी बख्शीश मिलेगी वो तुम्हें मुझे आधी देनी होगी। किशन ने कुछ सोचा और कहा, ठीक है भैया, आधी बख्शीश तुम्हारी। अब तो मैं अंदर जाऊं ना? बहुत समझदार हो, जाओ जाओ। आखिरकार महीने भर बाद किशन अंदर सभा में राजा रामकृप के सम्मुख पहुंचा। क्या बात है, यहाँ किस कारण से आए हो? अपनी समस्या बताओ। हे राजन, मुझे कोई समस्या नहीं है। मैं तो बस अपने राजा से मिलने आया था और अपनी आंखों से उनके दर्शन करना चाहता था। सब यहाँ समस्या लेकर आते हैं, पर तुम यहाँ बस मुझे देखने आए हो? हाँ, सोचा कि आपसे कुछ बातचीत कर लूं। कहो, क्या कहने आए हो? किशन ने राजा रामकृप से कुछ देर तक बातें की और किताबों के बारे में बताया और साथ ही साथ अपने कुछ किस्सों के बारे में भी। पर एक किस्सा सुन राजा रामकृप की बरौनियां उड़ गई और उन्होंने किशन से पूछा, मैंने तुम्हारी बातें सुनी और तुम्हारी किताबें भी बहुत बढ़िया हैं। इसमें से एक किताब जो औषधियों की है, ये हमारे दरबार के स्वामी जी की है। तुम यहाँ पाखंड करने आए हो? ये आप क्या कह रहे हैं राजन? ये किताब मैंने लिखी है और स्वामी जी को ये किताब मैंने ही दी थी कि आपको वो इस किताब के बारे में बताएं। पर लगता है यहाँ कुछ और ही षड्यंत्र चल रहा है। तो तुम्हारा मतलब ये किताब तुम्हारी है और स्वामी जी पाखंडी हैं? हाँ राजन, आप उन्हें बुलाइए, मैं अभी साबित कर दूंगा। मेरे पास एक युक्ति है जिससे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। किशन राजा रामकृप को सारी युक्ति बताता है। राजा रामकृप सुनकर बहुत ही प्रसन्न होते हैं और किशन की बात मानकर स्वामी जी को बुलाते हैं। स्वामी जी को बुलाया जाए। कुछ ही देर में स्वामी जी सभा में आ जाते हैं और किशन को देखकर चौंक जाते हैं। प्रणाम महाराज। क्या तुम किशन को जानते हो? और जो किताब तुमने दिखाई, क्या वो किशन की थी? नहीं महाराज, ये मेरी किताब है। इस लड़के ने 1 महीने पहले ये किताब मुझसे चुराई थी। महाराज, यदि आप 2 व्यक्ति को लेकर आए जिनका उपचार करना हो, तो ये साबित हो जाएगा कि ये किताब किसकी है। जी महाराज, मैं भी तैयार हूँ। 2 व्यक्तियों को बुलाया जाता है। दोनों अपनी अपनी बीमारियां बताते हैं और स्वामी जी उपचार करना शुरू करते हैं, पर किशन वहीं खड़ा रह जाता है। ये तो कोई उपचार ही नहीं कर रहा। मैं पहले से ही जानता था कि ये किताब इसकी नहीं है। इतनी कम आयु में कौन ऐसी किताब लिख सकता है? जैसे ही स्वामी जी का उपचार करना पूरा हुआ, राजा रामकृप ने कहा, स्वामी जी को बंदी बना लिया जाए। ये आप क्या कर रहे हैं? ये आप क्या कर रहे हैं? स्वामी जी, आपने किताब तो पढ़ी, पर आप ये नहीं सीख पाए कि जो व्यक्ति पहले से ही ठीक हो, उसे उपचार की जरूरत नहीं पड़ती। असल में किशन ही ऐसे 2 व्यक्ति को लेकर आया था। यदि स्वामी जी पाखंडी हुए तो वो फंस जाएंगे, और यदि उन्होंने ये बात समझ ली तो किशन हार मान लेगा। नहीं, दया कीजिए महाराज, दया कीजिए। ले जाओ इसे। राजा ने खुश होकर रामकृप से कहा, किशन, तुम्हारी बुद्धि की जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। कहो, क्या बख्शिश मांगते हो? तुम्हें मुंह मांगा धन मिलेगा। 100 कोड़े। क्या किशन, तुम ये मेरा उपहास कर रहे हो? महाराज,
असल में मैंने आपके द्वारपाल से उसके कहने पर वादा किया था कि बख्शीश आधी उसे दे दूंगा, तो आप 50 कोड़े मुझे दे दीजिए और 50 द्वारपाल को। द्वारपाल को अंदर बुलाया गया। जैसे ही उसे बख्शीश के बारे में पता चला, वो रोने लगा। क्षमा कर दीजिए महाराज, अब कभी रिश्वत नहीं लूंगा। ले जाओ इसे और इसकी पूरी बख्शीश मिलनी चाहिए इसे। द्वारपाल के जाते ही राजा रामकृप खुश होकर कहते हैं, तुमने अपनी बुद्धि का प्रदर्शन बहुत ही अच्छी तरह से किया है किशन। जिस तरह भ्रष्ट लोगों से एक राज्य खत्म हो जाता है, उसी तरह अगर तुम्हें हाथों से जाने दिया तो ये इस राज्य की हानि होगी। तो बताओ, मेरे दरबार में काम करोगे? हे राजन, मैं तो इसी दरबार में काम करने के लिए अपने घर से निकला था, पर स्वयं कहता तो अभिमान कहलाता। और ये भी जानना था कि आपके कौशल के बारे में जो बातें कही जाती हैं, उनमें कितनी सच्चाई है। मैंने अपनी आंखों से देखा कि कला और कौशल का आपके दरबार में स्वागत है, और साथ ही उस द्वारपाल जैसे भ्रष्ट व्यक्तियों के लिए कोई जगह नहीं है। तो आओ, तुम्हारा स्वागत है रामकृप के दरबार में। इसके बाद किशन ने जीवन भर अपनी बुद्धि का इस्तेमाल कर राजा और राज्य की मदद की। सच ही कहते हैं, बुद्धि किसी भी धन से कम नहीं है। ये हर परिस्थिति में आपके साथ रहेगी और दूसरे धन की तरह क्षीण भी नहीं होगी। सितारागंज नाम का एक गांव था और वहीं बलवान अपने माँ और अपने पिता के साथ रहा करता था। बलवान बहुत ही आलसी था, जिस बात से उसका परिवार हमेशा परेशान और हताश रहता था। रात भर सोते हो, दिन भर सोते हो, आखिर तुम करते क्या हो? और इतनी नींद आती कहाँ से है तुम्हारे पास? माँ, क्या तुम भी? अभी बस 2 बज रहे हैं, अभी नहीं सोऊंगा तो कब सोऊंगा? तुम्हारे इस आलसी पने से हमारा परिवार कितना जूझ रहा है। पिताजी ने तुम्हें कितने दिनों से देखा नहीं। वो जब भी आते हैं तुम उस वक्त सोते ही रहते हो। रात भर मच्छरों की वजह से नींद नहीं आई, इसीलिए दिन में सो रहा हूँ। बलवान की इस आदत से बलवान का घर तो परेशान था ही, लेकिन पूरे गांव ने उनका जीना दुश्वार कर रखा था। धूमकेतु जी, कहाँ तरफ जा रहे हैं आप? बस चाय पीकर घर की तरफ। क्यों, क्या हुआ? आज तुम बड़े थके हुए लग रहे हो। हाँ, अब क्या करें, मेहनत करके घर जाओ तो थक कर सोने का अलग ही आनंद है। वैसे ये सब तुम्हें कैसे पता चलेगा? तुम्हारा बेटा तो आलसी है। तुमने एकदम पते की बात की है भाई। मेरे बेटे का कोई तो उपाय निकालना ही होगा। बलवान के पिता वहाँ से निराश होकर चले जाते हैं और बलवान को नींद से उठाकर उसे घर की परेशानी के बारे में समझाने लगते हैं। बेटा, तुम मेरी बात सुनो। मैं तुमसे ये कहना चाहता हूँ कि तुम्हारी उम्र के सारे बच्चे अच्छी तरक्की कर रहे हैं। पढ़ाई किए कई साल बीत गए हैं, लेकिन तुम अब भी बच्चों जैसे हो। पिताजी, क्या हम इस बारे में कल बात करें? मैंने रात भर जागकर शूरवीरों की तरह जंग जीती है। तुमने कैसी जंग जीती? ये क्या कह रहे हो? बलवान और उसके पिता दोनों बात कर ही रहे थे कि उसकी खिड़की से घूमर चाचा ने उनकी सारी बातें सुन ली। तो ये राज है, बलवान सिर्फ नाम से ही नहीं, असल में भी बलवान है। एक अनोखी जंग जीतकर हमारे गांव में आया है, ये बात सभी को बतानी होगी। घूमर चाचा आधी अधूरी बात सुनकर वहाँ से चले गए। तब बलवान ने जंग की बात अच्छे से अपने पिताजी को बताई। जंग यानी मैंने पूरी रात मच्छर मारे हैं, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। आप समझ क्यों नहीं रहे? तुम्हारी इन बहकी बहकी बातों से मैं परेशान हो गया हूँ। ये भी कोई जंग की बात है? मैं तुमसे भविष्य की चिंता के बारे में बात कर रहा हूँ। सब अच्छा ही होगा पिताजी। बचपन में उस ज्योतिष ने नहीं कहा था कि मैं बड़ा कामयाब राजा बनूंगा? इतना कहकर बलवान सो गया। इस लड़के का कुछ नहीं हो सकता। आप चलिए, खाना खा लीजिए। आधी अधूरी बात को सुनकर घूमर चाचा बलवान के शूरवीर होने की बात पूरे गांव में फैला देते हैं। मुझे तो पहले से ही पता था कि लड़का गुणी है। मैं अच्छे से ये बात जानती थी।
ये बात तो हमें हमारे गांव के राजा को बतानी चाहिए। घुम्मर चाचा और सभी गांव वाले मिलकर बलवान के शूरवीर होने की कहानी उस गांव के महाराज के पास सुनाने चले गए। हम आपसे हमारे गांव के शूरवीर 100 लोगों को एक बार में परास्त करने वाले महापराक्रमी योद्धा बलवान के बारे में बताने आए हैं। हमारे राज्य में इतना बड़ा योद्धा कौन है जिसके बारे में हमें नहीं पता? राजा और प्रजा बात कर ही रहे थे कि तभी उनके मंत्री ने और बढ़ा चढ़ा कर कहा, हाँ महाराज, मैंने भी उस शूरवीर के कई किस्से सुने हैं। उस शूरवीर के क्या कहने, बलवान जैसा योद्धा आज तक पैदा नहीं हुआ। राजा ने प्रजा और मंत्री की बात सुनकर फैसला लिया कि बलवान से उनकी भेंट करवाई जाए। राजा के 2 सिपाही बलवान के घर चले गए। यहाँ कोई बलवान है? उन्हें राजा ने अपने दरबार में बुलाया है। कौन है जो सुबह सुबह घर आ गया है? एक शूरवीर की नींद कितनी जरूरी है। हमें माफ करना, लेकिन आपको महाराज के पास चलना होगा। चलो। सिपाही बलवान को लेकर राजा के पास चले जाते हैं। राजा के पास पहुंचते ही बलवान को अपनी झूठ से डर लगने लगता है और वो दरबार की चकाचौंध देखकर सहम जाता है। हे भगवान, अगर मेरी सच्चाई ने पता चल गई तो राजा मुझे आजीवन कारावास में भेज देंगे। भगवान, तुम ही मेरा सहारा हो, अब कृपया मेरी मदद करना। तो तुम हो इस गांव के शूरवीर योद्धा? जी महाराज, अब लोगों ने मान रखा है, मैंने घमंड नहीं किया। राजा और बलवान बात कर ही रहे थे कि वहाँ पर मंत्री भागता हुआ उनके पास आया। महाराज, महाराज, हमारे राज्य में संकट आन पड़ी है। लोगों के गहने और पैसे सब चोर चुरा कर ले जा रहा है। यहाँ तक कि हमारे सिपाहियों के सारे कपड़े और अस्त्र उन्होंने चुरा लिए हैं। ये तो बड़ी समस्या की बात है। इसका तो कोई उपाय करना ही होगा। अरे हाँ, हमारे पास हमारे गांव का शूरवीर तो है ना, ये कार्य उन्हें सौंपा जाए। उनका तपोबल और महाबल यहाँ काम आएगा। महाराज के आदेश अनुसार बलवान को जंगल में छोड़ दिया जाता है और साथ ही साथ बलवान को कुछ खाने की चीजें और कुछ कपड़े दे दिए जाते हैं। हे भगवान, इतनी रात गए जंगल में मुझे अकेले छोड़ दिया। पता नहीं यहाँ क्या करूँगा, कैसे पकड़ूंगा उन चोरों को। मुझे तो बड़ा डर लग रहा है। बलवान ठंड में कांपते हुए जंगल के अंदर चला गया और वहीं एक पेड़ के नीचे डर के मारे बैठ गया। अगर मैंने उन चोरों को नहीं पकड़ा तो राजा मुझे आजीवन कारावास में डाल देंगे। मैं क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। मेरे पास बेहोशी की दवा भी रखी है, मैं इसे सुबह उठते ही खाने में मिलाकर खा लूंगा। बलवान अपने पास रखे खाने में उस बेहोशी की दवा को मिलाकर रख देता है और खुद पेड़ के नीचे सो जाता है। बलवान के सो जाने के बाद वहाँ पर चोर आते हैं जो बलवान को सोता देखकर एक दूसरे से कहते हैं, सरदार, ये देखो, कोई राहगीर सो रहा है और इसके पास अच्छे अच्छे कपड़े भी दिख रहे हैं। सितारागंज में चोरी भी हो गई और इससे भी लूट लेंगे। कपड़े ले लो सारे, देखना उसमें गहने भी होंगे। हाँ हाँ, और इसके पास से सुगंध भी अच्छी आ रही है। जरूर अच्छा खाना रखा है इसके पास। हमें स्वादिष्ट खाने को खा लेना चाहिए। उन डाकुओं में से एक डाकू ने बलवान के पास रखा हुआ खाना उठा लिया और सबसे कहा, देर किस बात की, इस खाने को खाकर यहाँ से चले जाएंगे। खाना तो स्वादिष्ट राजघराने का लग रहा है। हाँ, तुमने सही कहा, हम ऐसा ही करेंगे। और जैसे ही उन डाकुओं ने खाना खाया तो वो सारे डाकू वहीं बेहोश हो गए। और जैसे ही सुबह हुई, वहाँ राजा के 2 सिपाही आ गए और उन्होंने देखा कि शूरवीर बलवान सो रहे हैं और उन्होंने सारे डाकुओं को बेहोश कर रखा है। देखा हमारे शूरवीर को, डाकुओं को यूं बेहोश कर दिया। वाह, क्या बात है। हाँ हाँ, अब हम हर जगह जाकर इनकी वाहवाही करेंगे। सिपाही की बात सुनकर बलवान नींद से जाग उठा
और उन डाकुओं को बेहोश पाकर चकित रह गया। ये सब क्या हो रहा है? ये डाकू बेहोश कैसे हो गए? देखा कितने जमीन से जुड़े हुए हैं, ऐसा बर्ताव कर रहे हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। वाह वाह, आप ही ने तो इन्हें बेहोशी वाला खाना खिला दिया जिससे ये बेहोश हो गए, और ऐसे बर्ताव कर रहे हैं जैसे कुछ जानते ही नहीं। दोनों सिपाही बलवान को लेकर राजा के पास चले गए। साथ ही उन्होंने राजा के सामने बलवान की शूरवीरता की बड़ी तारीफें की। वाह, अति उत्तम। ऐसा शूरवीर हमारे राज्य में है और हमें पता ही नहीं। क्या बात है। उतने में ही राजा का मंत्री जोर से दौड़ता हुआ राज दरबार में आ गया। महाराज, हमारे राज्य में दूसरे राज्य के राजा और उनके सिपाहियों ने हमला कर दिया है। हमला? हमारे पास शूरवीर है, हमला! हाँ, हमारा शूरवीर योद्धा उन्हें चुटकियों में खत्म कर देगा। आज तो मेरी पोल खुलनी तय है। अगर वहाँ नहीं गया तो राजा खत्म कर देंगे, और गया तो मुझे दूसरे राज्य वाले खत्म कर देंगे। राजा ने एक बड़ा सा हाथी शूरवीर बलवान को दिया और बलवान को वहाँ से भेज दिया। सितारागंज का राजपाट हमें चाहिए, चाहे जैसे, हम इसे लेकर रहेंगे। महाराज, लेकिन हमने सुना है कि सितारागंज के राजा के पास एक शूरवीर है जो 100 लोगों का एक साथ सामना कर सकता है। और उतने में उन्होंने देखा कि बलवान एक बड़े से हाथी पर बैठकर उनके सामने आ रहा है। हाथी जैसे जैसे उनके पास बढ़ता आ रहा है, दूसरे राज्य के राजा और सिपाही डरते जा रहे थे। देखा इसे, ये अकेला हमसे युद्ध करने आ रहा है। मुझे बड़ी घबराहट हो रही है। ये कहकर राजा ने अपने पीछे मुड़कर देखा तो पूरी युद्ध भूमि खाली हो चुकी थी। बलवान जब तक उस युद्ध भूमि में पहुंचा, उसने देखा कि सब डरकर भाग चुके हैं। और जैसे ही सितारागंज के राजा वहां पहुंचे, उन्होंने देखा कि पूरी युद्ध भूमि खाली हो चुकी है। अब से बलवान, तुम हमारे राज्य के युद्ध के प्रतीक हो। तुम हमारे सर्वश्रेष्ठ सेनापति हो। इसे ही कहते हैं अंधों में काना राजा।